आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुबह सुबह नहा धोकर मैं जब ऑफिस पहुंचा तभी मेरे फोन पर मेरी पत्नी का कॉल आया। मैंने फोन उठाया तो सामने से उसने बताया कि उसके पिताजी यानी मेरे ससुर जी अब उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। लग नहीं रहा कि वो अब ज्यादा दिनों तक बच भी पाएंगे और उनकी ये इच्छा है कि वो अपने आखिरी वक्त पर मुझे देखें। हालांकि ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था मगर ससुर जी की ये इच्छा मैं ठुकरा भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को हाँ बोल दिया और उसे ये जानकारी दे दी कि मैं आज ऑफिस का काम खत्म करके यहाँ से निकल जाऊंगा। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। मेरा ससुराल यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे ट्रेन पकड़ना होगा, फिर बस और ऑटो रिक्शा पकड़कर वहां पहुंचूंगा। जितना मुश्किल ये सुनने में लगता है असल में उससे भी ज्यादा मुश्किल है और यकीनन मुझे ससुराल पहुंचते पहुंचते रात हो ही जाएगी। खैर अब मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं तो मुझे ये मुश्किल भरा काम करना ही पड़ेगा। ठीक शाम के 6:30 बजे ऑफिस से मेरी छुट्टी हुई। ऑफिस बैग मैं अपने रूम में ना ले जाकर ऑफिस में ही रख कर स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। स्टेशन पहुंचकर मैंने ट्रेन पकड़ा और वहीं से मेरा सफर शुरू हो गया। ठंड का मौसम था इसलिए ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं थे। खैर मैं जब ट्रेन से उतरा तो तब घड़ी में शाम के 7:15 बज रहे थे। मैं स्टेशन से बाहर निकला। स्टेशन के बाहर ही बस स्टॉप था, लिहाजा मैंने वहां से भट्टापुर जाने वाली बस पकड़ ली। भट्टापुर एकदम लास्ट स्टॉप था तो मैं आराम से बस में एक झपकी ले सकता था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी कंडक्टर मुझसे भाड़ा लेने के लिए मेरे पास आया। मैंने उसे भाड़ा तो दिया ही पर साथ में ये भी कह दिया कि मुझे भट्टापुर जाना है, अगर बस वहां पहुंच जाए तो वो मुझे उठा दे। कंडक्टर ने मेरी बात पर हामी भरी और वो वहां से आगे चला गया। उसके जाते ही मैंने जो आंख बंद किए फिर नींद ने कब मुझे अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। ना जाने कितनी देर बाद मगर जब मेरी आंख खुली तो बस पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी और एक जगह पर रुकी हुई थी। मुझे काफी हैरानी हुई कि अब ये बस को क्या हो गया और सारे के सारे लोग कहाँ चले गए। लिहाजा मैं बस से नीचे उतरा और चलकर जब बाहर आया तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि बस भट्टापुर गांव के स्टैंड पर खड़ी थी। वो कंडक्टर वहीं पास ही में किसी से बातें कर रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि आखिर इस कंडक्टर के बच्चे ने मुझे जगाया क्यों नहीं। मैं गुस्से से लाल होकर उस कंडक्टर के पास गया और बोला, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? इस पर कंडक्टर बोला, जगाने की बहुत कोशिश की मैंने आपको, पर आप जागे ही नहीं। कहाँ जाना है आपको? इस पर मैंने कहा, मुझे मुखिया जी के घर के पास जाना है। इस पर कंडक्टर बोला, मुखिया जी का घर? पुराना बरगद? वो तो काफी दूर है। अब कोई सवारी नहीं मिलेगी आपको, पैदल ही जाना होगा। कंडक्टर की बात सुनकर मैं काफी परेशानी में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। इतनी रात गए मैं घर कैसे जाऊं। इतने में ही उस कंडक्टर ने फिर से कहा, साहब एक काम करिए, आप रोड से ना जाकर मैदान वाले रास्ते से चली जाइए, वो रास्ता छोटा पड़ेगा। मुझे उसकी बात ठीक लगी और मैं वहां से चल पड़ा अपने घर की ओर। चलते हुए जैसे ही मैं बस स्टैंड से बाहर निकला तो मुझे सामने एक मिठाई की दुकान नजर आई।
मैंने सोचा इतने दिनों के बाद अपने ससुराल जा रहा हूं, क्यों ना थोड़ी मिठाइयां ही लेता चलूं। इतना सोचकर मैं मिठाई खरीदने उस दुकान में घुस गया। वहां से मैंने कुछ मिठाइयां खरीदी और वापस से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। हालांकि अभी ज्यादा रात नहीं हुई थी, पर क्योंकि वो एक ग्रामीण इलाका था, इसलिए रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो रखा था। एक हाथ में मिठाइयों से भरा थैला और दूसरे हाथ में मोबाइल टॉर्च लिए मैं आगे बढ़े जा रहा था। जैसा कि उस कंडक्टर ने बताया था कि मुझे रास्ते में ना जाकर मैदानी रास्ते से जाना है, तो मैंने वैसा ही किया। रास्ते के एक छोर से मैं नीचे मैदान में उतर गया और मैदानी रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगा। दोनों तरफ से घिरे रास्ते के मुकाबले खुले मैदान में चलने पर मुझे ज्यादा ठंड लग रही थी। हवाओं का तो ये हाल था जैसे कोई बर्फ के गोले फेंक कर मार रहा हो। अभी मैं उस खुले मैदान में चल ही रहा था कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज ने मेरे कानों में दस्तक दिया। वो आवाज कुछ अजीब तरह की थी, जैसे दो पत्थर आपस में टकरा रहे हों। मैंने एक नजर अपने आसपास देखा, मगर वहां दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज कहां से आ रही होगी? सवाल तो यही था, पर इसका जवाब मुझे मिल नहीं पा रहा था। खैर, मैं चलता रहा। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी वो आवाज और तेज हो गई, जैसे कहीं आसपास से ही आ रही हो। मैं और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया। मैंने उस आवाज को थोड़ा और ध्यान से सुनने की कोशिश की, तो पता चला कि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि मेरे पीछे से ही आ रही है। मैं हड़बड़ाते हुए पीछे पलटा, मगर अजीब बात तो ये थी कि मेरे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। मुझे लगने लगा था कि जरूर मेरी तबीयत बिगड़ गई है। इतना बड़ा वहम मुझे नहीं हो सकता है। ये सोचकर मैंने अपने चलने की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। अभी मैं तेजी से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने जिस हाथ में मिठाई का थैला पकड़ा हुआ था, उसी हाथ पर मुझे कुछ महसूस हुआ। किसी ने मेरे उस हाथ को पकड़ लिया, पर मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो किसी इंसान का हाथ हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी पत्थर के हाथ ने मेरे हाथ को पकड़ा हो। मैं तुरंत पीछे पलटा, तो पीछे का नजारा देखकर मेरे डर की कोई सीमा ना रही, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक इंसानी कंकाल खड़ा था। उस कंकाल की आंखें सफेद चमक रही थी और उसके पूरे शरीर में मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था। मुझे समझ आ गया कि पत्थर टकराने की आवाज इसी कंकाल में से आ रही थी। मैंने उस कंकाल से तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। मैं बिना कुछ सोचे समझे बेतहाशा बस भागे जा रहा था। यहां तक कि डर के मारे मैं पीछे पलटकर भी नहीं देख रहा था। जी जान लगाकर अभी मैं उस मैदान में भाग ही रहा था कि तभी मुझे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। मैंने सोचा कि अभी इस झोपड़ी में जाकर बैठ जाता हूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लिहाजा मैं दौड़ते हुए उस झोपड़ी के दरवाजे पर गया और दरवाजा पीटने लगा। मेरे 2-3 बार दरवाजा पीटने पर शॉल ओढ़े एक आदमी ने दरवाजा खोला। मैं बिना किसी सवाल जवाब के झोपड़ी के अंदर घुस गया। तभी वो शॉल वाला आदमी चलते हुए मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ? ऐसे हाफ क्यों रहे हो तुम? इस पर मैंने उस आदमी को पूरी बात बता दी। मुझे उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि एक तो उसने शॉल से सारा कुछ ढक रखा था, दूसरा झोपड़ी के अंदर
कोई लाइट वगैरह नहीं जल रही थी। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूं। इतना कहकर वो आदमी झोपड़ी के एक कोने की तरफ जाने लगा, पर वो जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे मुझे वही पत्थर टकराने की आवाज आ रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि यहाँ पर वो आवाज क्यों और कैसे आ रही है। इतने में ही वो आदमी पानी का ग्लास लेकर मेरे पास आया, पर वो जैसे ही पानी देने आगे बढ़ा कि तभी उसके शरीर पर से वो शॉल नीचे जमीन पर गिर गया। तो मैंने जो देखा वो मेरे होश उड़ा गया, क्योंकि पानी का गिलास लिए वही कंकाल ठीक मेरे सामने खड़ा था। मेरा माथा सुन्न हो चुका था, कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब फिर से पीछा कैसे छुड़ाऊं, क्योंकि मेरे पास वहां से भागने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। तो मैंने वही किया। उसी वक्त मैंने वहां से दौड़ लगा दी। हड़बड़ी में मिठाई का थैला मैं वहीं पर छोड़ आया। भागते भागते मैं सीधे अपने ससुराल जाकर ही रुका। सबको मैंने ये बात बताई तो सबने ये कहा कि ऐसे रात में मिठाई वगैरह नहीं लानी चाहिए, और खासकर सुनसान रास्तों से तो कभी भी नहीं। हो सकता है मिठाई के साथ साथ कोई बुरी बला भी हमारे साथ घर आ जाए। ये सब सुनकर मैं काफी डर गया, और उस रात के बाद से मैं रात में कभी भी मिठाई लेकर कहीं नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। वीरू बाइक चला रहा था और किशन वीरू के पीछे बैठकर गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहा था। दरअसल वो दोनों अपने एक तीसरे दोस्त समीर के नए घर की पूजा में गए हुए थे और अभी फिलहाल वहीं से वापस लौट रहे हैं। हालांकि समीर ने दोनों को उसके नए घर में रुकने के लिए कहा था, पर क्योंकि कल ही कॉलेज में दोनों का एग्जाम था, इसलिए दोनों समीर को मना करके घर के लिए निकल गए। बाइक चलाते हुए ही वीरू ने एक नजर अपनी हाथ घड़ी पर डाला तो समय देखकर हैरानगी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि रात के 10:30 बज चुके थे। वक्त पानी की तरह बह रहा था, जो कि गर्मी के मौसम में स्वाभाविक ही था। वीरू अभी बाइक चला ही रहा था कि तभी पीछे बैठे किशन ने कहा, समीर ने घर तो बड़ा अच्छा बनाया है, मगर बहुत ऑफ एरिया में क्यों? इस पर वीरू बोला, बात तो तेरी ठीक है, पर आने वाले कुछ सालों में ये एरिया भी लोगों से भरी जाएगा। दरअसल वो दोनों ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि फिलहाल वो दोनों जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों में घिरा हुआ था। उस रास्ते पर ना तो कोई स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था। बहुत देर से उन दोनों को कोई दुकान भी नहीं दिखा था जहां वो दोनों थोड़ा ब्रेक ले सकें, मगर ज्यादा देर तक ये परेशानी टिकी नहीं। थोड़ा और आगे जाते ही उन दोनों को सामने की तरफ एक छोटा सा फास्ट फूड का दुकान नजर आया। उन दोनों ने सोचा क्यों न यहाँ थोड़ी देर रुककर कुछ ठंडा वंडा पी लिया जाए। लिहाजा उन्होंने अपनी बाइक को ठीक उस दुकान के पास रोका और दुकान के अंदर चले गए। वहां आसपास 2-4 घर भी थे। अभी वो दोनों दुकान की एक चेयर पर बैठकर ठंडा पी ही रहे थे कि तभी उस दुकानदार ने उन दोनों से पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दुकानदार की बात सुनकर किशन ने जवाब दिया, जी हम तो बेलपुर जा रहे हैं। इस पर दुकानदार ने कहा, बेलपुर? अच्छा, शॉर्टकट रास्ते से जाइएगा? इस पर वीरू ने दुकानदार से पूछा, शॉर्टकट रास्ता? कौन सा शॉर्टकट रास्ता?
हम तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से बेलपुर जाने का शॉर्टकट रास्ता भी है, हमें पता नहीं था। इस पर दुकानदार ने कहा, शॉर्टकट रास्ता तो है, मगर उस रास्ते पर रात में जाना ठीक नहीं रहेगा। इस पर किशन बोला, अच्छा वो रास्ता किधर है, बस आप हमें इतना बता दीजिए। किशन की बात सुनकर दुकानदार ने उसे पूरा रास्ता समझा दिया। पूरा रास्ता उन दोनों ने समझ लिया, जिसके बाद वो दोनों मुश्किल से 5 मिनट ही उस दुकान में रहे होंगे और फिर दुकानदार के पैसे चुकाकर दोनों बाइक पर वापस अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां कुछ देर पहले तक वीरू की घड़ी में 10:30 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। तभी किशन ने बाइक चला रहे वीरू से कहा, वो दुकानदार ने जो रास्ता बताया समझ लिया ना तूने? इस पर वीरू ने कहा, हाँ समझ लिया, पर उसने तो कहा था कि रात में जाना ठीक नहीं होगा। छोड़ ना यार, हम लोग सीधे रास्ते से ही चलते हैं। इस पर किशन ने कहा, अबे नहीं यार, शॉर्टकट से जल्दी पहुंच जाएंगे और कल एग्जाम भी तो है हमारा। जितना जल्दी घर पहुंच जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। वीरू को भी लगा किशन ठीक ही बोल रहा है, इसलिए वो भी शॉर्टकट रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर के बाद उनकी बाइक उस मोड़ पर पहुंची जहां से एक रास्ता सीधा जाता था और एक शॉर्टकट। लिहाजा वीरू ने बाइक को शॉर्टकट रास्ते की ओर मोड़ लिया। वो शॉर्टकट रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और घने जंगलों में घिरा हुआ था। उस रास्ते पर भी लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। तभी वीरू ने किशन से कहा, भाई इस रास्ते पर जाना है, छोड़ना यार, वापस लौट जाते हैं। मगर किशन वो कहां किसी की सुनने वाला था। उसने वीरू की एक ना सुनी और चुपचाप उसे गाड़ी चलाते रहने के लिए कहा। वीरू उसकी बात मानकर चुपचाप बाइक चलाता रहा। हालांकि वीरू भी डरने वालों में से नहीं था, मगर पता नहीं उस रास्ते पर उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन तभी पीछे से आती किशन की एक आवाज ने उसकी सारी बेचैनी को जैसे खत्म कर दिया। वीरू वो देख, इस रास्ते पर किसी का घर भी है और तू इस रास्ते से आने से डर रहा था। वीरू ने रोड के एक किनारे पर देखा तो सच में रोड के एक किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी सी औरत झाड़ू लगा रही थी। ये देखकर वीरू मन ही मन में मुस्कुराया और सोचने लगा कि वो कितना डरपोक है। छोटी छोटी बातों में वो कितना डर जाता है। मगर वीरू को एक और बात ये भी अजीब लग रही थी कि आखिर ये बुढ़िया इतनी रात गए अपने घर के बाहर झाड़ू क्यों लगा रही है। आमतौर पर तो झाड़ू शाम को लगाया जाता है। खैर, वीरू ने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बाइक चलाता रहा। उस रास्ते को लेकर वीरू के मन में जो डर था वो अब पूरी तरह से खत्म सा हो गया था। मगर उसे पता नहीं था कि असल डर से तो अभी उसका सामना ही नहीं हुआ है। आने वाले खतरे से अनजान वीरू और किशन गाना गुनगुनाते हुए अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वीरू की नजर रोड के किनारे बनी उसी झोपड़ी पर गई जिसे अभी कुछ देर पहले ही वो दोनों पार करके आए थे। इस झोपड़ी के बाहर भी बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? जिस चीज को वो लोग पार कर चुके हैं वही चीज दोबारा कैसे दिख सकती है? वीरू का डर अचानक से 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने कांपती आवाज में पीछे बैठे किशन से कहा, भाई वो देख, फिर से वही झोपड़ी बुढ़िया। वीरू की बात सुनकर किशन ने उस तरफ देखा। पहले पहले तो वो भी थोड़ा चौंक सा गया, पर क्योंकि किशन बहुत ही हिम्मत वाला था
इसलिए उसने वीरू से कहा, जरूरी थोड़ी है ये वही झोपड़ी और वही बुढ़िया हो, हमने उस बुढ़िया को करीब से थोड़ी देखा है। किशन ने वीरू का डर कम करने के लिए ये बोल तो दिया था, मगर वो भी समझ चुका था कि हो ना हो जरूर दाल में कुछ काला है। वीरू भी अब काफी डरने लगा था, मगर उन दोनों के पास सिवाय आगे बढ़ते रहने के दूसरा कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने वही किया। उस झोपड़ी को पार करके वो लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े कि तभी रास्ते के एक किनारे पर उन्हें तीसरी बार वही झोपड़ी और वही बुढ़िया नजर आई। अब तो वीरू की सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी, मगर किशन वो अभी भी अपनी हिम्मत बांधे हुए था। उसने वीरू को बोलकर बाइक को उस झोपड़ी के पास रुकवाया और फिर वीरू से कहा, जरा अपनी हाथ घड़ी देना तो। वीरू इतना डरा हुआ था कि उसने बिना किसी सवाल जवाब के उसे अपनी हाथ घड़ी पकड़ा दी। किशन ने वीरू के हाथ से घड़ी लिया और उस घड़ी को उस झोपड़ी के पास जमीन पर फेंक दिया और वीरू से आगे चलने के लिए कहा। वीरू को बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर ये किशन कर तो कर क्या रहा है, मगर उसके पास किशन की बात मानने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। इसलिए उसने बाइक को आगे बढ़ा लिया। वहां से कुछ आगे जाते ही उन दोनों को फिर से वही झोपड़ी और वही बुढ़िया नजर आई। उस झोपड़ी के पास ही में वीरू की घड़ी जमीन पर पड़ी हुई थी। वीरू ने अपनी घड़ी के पास बाइक रोका और बाइक से नीचे उतरकर किशन घड़ी को देखने लगा। किशन ने जब घड़ी को हाथों से उठाकर वक्त देखा तो रात के 12:05 हो रहे थे। मगर अजीब बात तो ये थी कि जब उसने घड़ी को जमीन पर फेंका था तब भी वक्त 12:05 का ही हो रहा था। किशन समझ गया कि वो लोग छलावे के जाल में फंस चुके हैं और अब उनका वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। तभी किशन ने वीरू से कहा, देख तू डर मत, बस तू बाइक चलाते रहना, मैं जब तक बाइक रोकने के लिए ना कहूं तू बाइक मत रोकना। चूंकि किशन एक पंडित का लड़का था तो वीरू का इस पर विश्वास करना बनता भी था, जिस वजह से वीरू ने बाइक चलाना शुरू कर दिया। वीरू ने जैसे ही बाइक चलाना शुरू किया तभी किशन ने अपने शर्ट के ऊपर वाले जेब से भभूत की पुड़िया निकाली और भभूत को रास्ते पर थोड़ा थोड़ा छिड़कते हुए मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगा। पता नहीं वो क्या बड़बड़ा रहा था, मगर जैसे जैसे वो बोल रहा था वीरू को उस रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता साफ नजर आ रहा था और कुछ ही देर में वो दोनों उस रास्ते से बाहर निकल गए। और इस तरह से उस रात किशन की समझदारी के चलते दोनों की जान बच गई। मगर वो रास्ता कहते हैं कि उस पर अभी भी छलावों का राज है और रात में उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।